हेलो, गुड मॉर्निंग। पिछली बार हमने सरकार के रूप अर्थात फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में अध्ययन किया था कि इनका तात्पर्य क्या है, क्या इनका अर्थ होता है, इनकी विशेषताएं क्या है और गुणदोष क्या है। आज हम इसी के अंतर्गत अर्थात सरकार के रूप या फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत ही एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था इट मीन्स यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था की। तो एकात्मक का मतलब क्या होता है, एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, किन देशों में ये पाई जाती है, यह एकात्मक शासन व्यवस्था क्यों अपनाई जाती है, आज हमारे अध्ययन का यही विषय है। तो शुरू करते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब संविधान के द्वारा शासन की संपूर्ण शक्ति एक ही सरकार अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार में निहित कर दी जाती है और स्थानीय सरकारों का अस्तित्व और शक्तियाँ, चाहे वो स्थानीय सरकार से यहाँ तात्पर्य है राज्य सरकारों का अस्तित्व, स्थानीय सरकार या जिला स्तर पर, इन सब का अस्तित्व केंद्र सरकार की इच्छा पर ही निर्भर करता है। उसी को हम एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। अर्थात यहाँ पर शक्तियों का क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन होता है, केंद्रीकरण होता है। शक्तियाँ डिवाइडेड नहीं होती है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, जैसा कि फेडरल गवर्नमेंट में होता है। जैसे राज्य और सरकारों की अलग अलग शक्तियाँ होती हैं जो कि संविधान के द्वारा ही विभाजित कर दी जाती हैं, उनको डिवाइड कर दिया जाता है। जैसा कि डाइसी के अनुसार अगर हम देखें तो उनके अनुसार एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। यहाँ पर केंद्रीय शक्ति मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा सर्वोच्च सत्ता अर्थात संप्रभु शक्ति सॉवरेन पावर का जो प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर उसे हम एकात्मक शासन व्यवस्था कहेंगे। इसी प्रकार से गार्डनर ने लिखा है कि वह शासन की प्रणाली है जिसमें संविधान केंद्रीय शासन के एक या एक से अधिक अंगों को पूरी शक्ति प्रदान करता है और इन्हीं से स्थानीय सरकारों को अपनी सारी शक्ति तथा अपना अस्तित्व प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है, अगर हम इस परिभाषा को देखें तो आप अच्छे से देखिएगा कि यह शासन की वह प्रणाली जिसमें संविधान के द्वारा यानी कि संविधान के द्वारा ही संपूर्ण शक्ति केंद्र को या केंद्र के किसी एक अंग को या केंद्र के एक से अधिक अंगों को प्रदान कर दी जाती है और केंद्र जिस प्रकार से चाहे उसी प्रकार से स्थानीय सरकारों को शक्ति प्रदान करता है। अगर हम देखें तो इसका सारांश यह निकलता है कि एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत शक्तियों का वर्गीकरण संविधान के द्वारा बिल्कुल नहीं होता है और केंद्र के पास संपूर्ण शक्तियाँ उसके हाथों में होती है। वो इसका उपयोग जैसे चाहे वैसे कर सकता है और स्थानीय सरकार इसी केंद्र सरकार से या केंद्रीय शक्ति से अपनी शक्तियों को प्राप्त करती है। हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि यूनिटरी इज दैट सिस्टम वेयर द होल पावर ऑफ गवर्नमेंट इज conferred by the constitution upon a single central organ or organs from which the local government derive whatever authority or autonomy they may possess। तो स्पष्ट है कि जब एक ही हाथ में शक्तियों का केंद्रीकरण निहित होता है तो उसे हम एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी विशेषताओं की। तो इसकी सबसे पहली विशेषता है शक्तियों द्वारा संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन नहीं, देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन
अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन या बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात यहाँ पर संविधान के द्वारा शक्तियों का वर्गीकरण केंद्र और राज्य के मध्य नहीं किया जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच कोई विभाजन नहीं होता है और केंद्रीय सरकार संपूर्ण देश में और सभी विषयों के संबंध में क्या होती है, सुप्रीम होती है, सर्वोच्च होती है। और इस केंद्रीय शक्ति के द्वारा ही हर कार्य किया जाता है। इसी प्रकार से इसकी दूसरी विशेषता है स्थानीय सरकारों की केंद्र पर निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ द लोकल गवर्नमेंट ऑन द सेंटर। अर्थात जैसा कि हमने देखा कि जब समस्त शक्तियाँ केंद्रीय सरकार को ही प्राप्त हो जाती है तो स्थानीय सरकार अपनी शक्तियों को केंद्र सरकार पर ही से ही प्राप्त करती है। अर्थात केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है और केंद्र सरकार ही उनको शक्ति प्रदान करती है। तो इस प्रकार से स्थानीय सरकारें केंद्र सरकार पर निर्भर हो जाती हैं। हम कह सकते हैं कि प्रांतीय सरकारों का संपूर्ण अस्तित्व केंद्रीय सरकार की इच्छा पर ही निर्भर करता है। उनको खुद को पृथक या स्वतंत्र शक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसी प्रकार से इसकी एक विशेषता है इकहरी नागरिकता। अर्थात यहाँ पर यूनिटरी सिटीजनशिप पाई जाती है, एकल नागरिकता पाई जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ देश की नागरिकता होती है, प्रांतों की या राज्यों की नागरिकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक तो शक्तियों का विभाजन नहीं होता है, दूसरा स्थानीय सरकारें केंद्र पर निर्भर करती हैं और तीसरा यहाँ पर इकहरी नागरिकता पाई जाती है। अब हम बात करते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था के गुणों की। तो इसके बहुत सारे गुण हैं, जैसा कि प्रशासन में इसका अगर हम पहला गुण देखें तो यह है प्रशासन में एकता। संपूर्ण शक्तियाँ केंद्र में निहित होने का एक लाभ यह होता है कि पूर्ण राज्य में या पूरे देश में एक ही प्रकार का कानून होता है और वह कानून केंद्रीय शासन के निर्देशन के अंतर्गत कार्य रूप में परिणत किया जाता है। इससे क्या होता है कि प्रशासन में एक रूपता बनी रहती है और प्रशासनिक एक रूपता के साथ साथ नीति संबंधी एक रूपता भी बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि केंद्र में कोई अलग कानून है और राज्य में अलग कानून है या दो से अधिक राज्यों में भिन्न भिन्न कानून हो, जैसा कि संघात्मक शासन व्यवस्था में होता है। नेक्स्ट, प्रशासनिक शक्ति संपन्नता भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि केंद्र सरकार शक्तियों का केंद्रीकरण होने के कारण प्रशासन का संपूर्ण उत्तरदायित्व केंद्रीय सरकार का होता है और केंद्रीय सरकार के सबल होने और उत्तरदायित्व के निश्चित होने के कारण यहाँ पर प्रशासन में क्या आ जाती है, कुशलता आ जाती है और वह अतिशीघ्र अपने कार्यों को संपादित भी कर पाती है। नेक्स्ट है संगठन की सरलता। क्यों सरल होता है? क्योंकि इसमें संगठन में जो केंद्रीय सरकार होती है वो आवश्यकता अनुसार किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। उसे ऐसा नहीं है कि राज्यों के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करे या फिर राज्यों की सहमति आवश्यक हो, ऐसा इसके पास ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय एकता की। निश्चित ही जब सारी शक्तियाँ एक जगह होगी, प्रशासन में एक रूपता होगी, शासन में एक रूपता होगी, तो राष्ट्रीय शक्ति को क्या होगा, ज़्यादा बल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि एक सी कानून व्यवस्था है, एक सी न्याय व्यवस्था है और देशवासी किसी भी परिस्थिति में क्या करेंगे, राष्ट्रीयता के बंधन में और अधिक बंध जाएंगे। सेकंड लास्ट हम देखते हैं मितव्ययता। क्योंकि दोहरे कर्मचारी एक केंद्र में और एक राज्य में नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, तो यहाँ पर बिना मतलब का कोई खर्चा नहीं होता है, फालतू के खर्चे नहीं होते हैं और उन पर शासन में मितव्ययता बनी रहती है। लास्ट है छोटे देशों के लिए उपयुक्त।
निश्चित ही रूप से जो छोटे देश होते हैं उनमें इतनी ज़्यादा विविधता नहीं होती है, इतनी ज़्यादा उनमें डाइवर्सिटी नहीं होती है और इसी कारण उनमें एकता स्थापित होती है। लेकिन ये छोटे देशों के लिए ही उपयुक्त होती है। अगर हम बड़े देशों की बात करें तो ये उपयुक्त उतनी नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके दोष की। तो केंद्रीय सरकार का जो सबसे पहला दोष है वो है कि केंद्रीय सरकार के निरंकुश होने का भय होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब संपूर्ण शक्ति एक ही व्यक्ति या सरकार के एक ही अंग या एक से अधिक अंगों के हाथों में आती है तो उसके निरंकुश होने का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि शक्ति भ्रष्ट करती है और अधिक शक्ति अधिक भ्रष्ट करती है। तो यह यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था में यह आशंका या भय हमेशा बने रहता है कि केंद्रीय सरकार कहीं अपनी शक्ति का मनमाने रूप से प्रयोग करके अत्याचारी शासक के रूप में नहीं बदल जाए। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा अगर हम इसका दोष देखें तो राजनीतिक चेतना या राजनीतिक शिक्षा जागृत करने में इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि क्या होता है संघात्मक शासन व्यवस्था में होता है। क्योंकि एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही मंत्रिमंडल और विधानमंडल होने तथा स्थानीय शासन की व्यवस्था कमजोर होने के कारण जनता को सार्वजनिक कार्यों के प्रति ना तो कोई रुचि होती है और ना ही उनको शासन की में सहभागिता निभाने का कोई अवसर प्राप्त होता है। तो इसलिए धीरे धीरे उनकी रुचि कम होती जाती है। तीसरी अगर हम इसकी दोष की बात करें तो वह है अक्षम और अकुशल शासन। एकात्मक शासन व्यवस्था संपूर्ण जो शासन व्यवस्था होती है वो केंद्रीय सरकार के हाथों में होती है और एक विशेष स्थान पर तो केंद्रीय सरकार अच्छे से शासन चला सकती है, लेकिन पूरे देश में केंद्र सरकार अच्छे से शासन चला पाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में वो उतना नियंत्रण और उतनी कुशलता से शासन नहीं चला पाती है जितना कि उसे चलाना चाहिए। तो जितना वहाँ पर एक ही जो केंद्रीय सरकार है वही शासन चलाती है, स्थानीय सरकारों को उतनी शक्तियाँ या स्वायत्ता प्राप्त नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर जो शासन होता है वो अकुशल शासन हो जाता है, क्योंकि समस्त कार्य किसको करने पड़ते हैं समस्त कार्य केंद्रीय सरकार को ही करने पड़ते हैं। इसी प्रकार से स्थानीय संस्थाओं के कार्य में बाधा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ना तो उनके पास पर्याप्त शक्ति होती है, ना ही आय के पर्याप्त स्रोत होते हैं और उनकी डिपेंडेंसी जो होती है, निर्भरता होती है, वो केंद्रीय सरकार पर निर्भर होती है। इसलिए वहाँ पर उनके जो स्थानीय स्तर के जो छोटे छोटे कार्य होते हैं उसमें भी वो बाधा आ जाती है। इसी प्रकार से बड़े देशों के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? जैसा कि मैंने बताया था कि बड़े क्षेत्रफल वाले और अधिक जनसंख्या वाले देश राज्यों में भाषा, नस्ल, धर्म और संस्कृति की बहुत ज़्यादा विविधता डाइवर्सिटी पाई जाती है और इसी कारण एकात्मक शासन व्यवस्था के आधार पर कार्य नहीं किया जा सकता है। और लास्ट है नौकरशाही का शासन। एकात्मक शासन में जनता को शासन के सभी स्तरों पर सक्रिय रूप में भाग लेने का अवसर नहीं मिलता है, इसलिए शासन संबंधी सरकारी कर्मचारी के हाथों में शक्ति क्या हो जाती है? केंद्रित हो जाती है और नौकरशाही का स्वेच्छाचारी शासन स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एकात्मक शासन व्यवस्था अगर हम छोटे देशों के लिए माने तो उपयुक्त है, लेकिन बड़े देशों के लिए यह शासन व्यवस्था उपयुक्त नहीं है। इसके बाद हम संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।